इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए सत्यम गुप्ता और आज के हमारे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लॉस के बारे में। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें थी जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती थी उन सारी विषयों में हमने चर्चा करी। इस सेशन के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अब इंडस्ट्रियल लॉस के बारे में कि अगर आप कोई एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई एक बड़ा सा इंडस्ट्री लगा के या फैक्ट्री स्टैब्लिश करके कुछ व्यापार करना चाहते हैं तो आपके कौन कौन से ऐसे लॉज है जिनका आपको पालन करना पड़ेगा, उनका प्रोसीजरल पार्ट कैसा होता है, मींस उसको अगर आपको पूरे तरीके से कंप्लायंस करना चाहते हैं तो उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्या होगा, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि जो इंडस्ट्रियल लॉस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से लॉस के इंक्लूजन होता है और एक्चुअल में इंडस्ट्रियल लॉस को हम लोग कहते किसको है, कौन सी वो चीजें हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे लॉज हैं। जैसे आप नॉर्मल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जब बात करते हैं तो आपके ऊपर नॉर्मल ह्यूमन राइट्स लगते हैं, तो वो इंडस्ट्री जब ऑपरेट होती है तो उसमें क्या आता है, इंडस्ट्रियल लॉज विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ फॉर एम्प्लॉयमेंट विच इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द लेबर लॉ ऑफ अ कंट्री is important set of rules that regulates mainly the relationship between employer and employee। पहले आप अगर यहां तक की बात समझेंगे तो यहां पे देखिए बताया गया है कि कर्मचारियों और मुख्य रूप से नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियन, मींस ये जो अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें क्या होता है कि अगर आप इंडस्ट्री लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में सबसे पहले तो एक होगा आपका एम्प्लॉयर, जो मेन एम्प्लॉयर होगा जिसने अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी होगी, जो आपके लिए काम करते हैं वो होगा आपके एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप होती है उस रिलेशनशिप में चीजें कैसे होनी चाहिए फुलफिल, वो जो सारे रूल्स होते हैं हमारे वो इंडस्ट्री रूल्स के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री रूल्स के साथ साथ में जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यूज होते हैं जिसमें एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन देखिए क्या होती है दोस्तों, ट्रेड यूनियन में अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट में हैं, एम्प्लॉयमेंट में होने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है कि रिस्पेक्टिव जो ग्रुप होता है, सपोज अगर आपके पास एक वर्कर है जिनकी वेजेस 10,000 से बिलो है तो उनका एक अलग से यूनियन होगा। मींस क्या होगा कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना एक यूनियन बनाते हैं अपने राइट्स के लिए, उसको हम लोग ट्रेड यूनियन बोलते हैं। तो वो जो ट्रेड यूनियन होता है हमारा, और ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप, मींस यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताई गई है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन हो गया, एंड ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉइज, इस तरीके के अलग अलग रिलेशनशिप में कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वो जितने भी लॉज इन सब पे लगते हैं उन सब लोग को हम लोग कंबाइंड रूप से बोलते हैं इंडस्ट्रियल लॉज। आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे अब कुछ और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में कि इंडस्ट्रियल लॉज जो हमारे होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। देखिए यहाँ बताया गया इंडस्ट्रियल लॉज हेल्प्स टू पुट एन एंड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इसकी जरूरत पड़ी क्यों, मींस हमारे भारत देश में इंडस्ट्रियल लॉज को लाने की जरूरत किस लिए पड़ी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए होता क्या था कि इंडस्ट्री जब भारत में सेट हो रही थी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा दौर आया। यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग इंडस्ट्रीज जब सेट हो रही थी तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। इसमें क्या होता था कि सपोज अगर आपने एक लेबर को रखा तो उसको आपको कितने घंटे तक काम कराना है, कितनी वेजेस देनी है, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ इस तरीके से कोई भी रिलेटेड लॉज ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया गया, लॉज बनाए गए इंडस्ट्रीज ये एंड करते थे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइड्स राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कफोर्स। तो ये जितनी दिक्कतें बताई गई हैं इन सबको सॉल्व करने के लिए ये जो लॉज होते हैं वो लाए गए। उसके बाद है इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन हेल्प्स बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट टू नो एग्जैक्टली अबाउट देयर राइट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। ये जो लॉज हमारे बनाए जाते हैं ये लॉज पूरी तरीके से जो एम्प्लॉयर होता है, लेबर होता है, उनको उनकी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन दोनों को मीट आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारे लॉज होते हैं वो दोनों चीजों को फुलफिल करते हैं, मींस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे होगा प्लस उन दोनों की राइट और ड्यूटीज क्या होती हैं।
आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि जो ये हमारे लॉज बनाए गए थे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इस पर हम लोग जल्दी से चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या सबसे पहले है टू सेफगार्ड द वर्कर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा। मींस क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन करना चाह रहा है किसी भी लेबर का, उसको कम पैसे देके ज्यादा काम करा रहा है या उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है इन लॉज से। देखिए दोस्तों दूसरी बात यहाँ बताई गई है कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना। मींस क्या होता है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है इनके बीच में भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे, इसलिए भी ये लॉज बहुत जरूरी है। उसके बाद है टू प्रोवाइड एंड इंप्रूव वेलफेयर एंड एमिनिटीज ऑफ वर्कर। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्कर जो कैटेगरी होती है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसका वेलफेयर करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉज जो हमारे हैं ये इसी बात का ध्यान रखते हैं। और लास्ट में देखिए बोला गया है टू सेटल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट देखिए क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में लेबर लॉ से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड या कोई भी मांग को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, तो उन डिस्प्यूट का निवारण कैसे होगा, मीन्स उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो चीजें भी हम लोगों को ये जो लॉज हमारे होते हैं इनके बारे में बताते हैं। आगे चलेंगे और हम लोग अब बात करेंगे कुछ इंडस्ट्रियल लॉस के जो हमारे भारतवर्ष में फॉलो किए जाते हैं। मींस कौन कौन से वो ऐसे अलग अलग लॉस हैं। जो हमारा आज का पूरा सेशन है वो इन्हीं लॉस के ऊपर बेस है। जो मैंने आपको ये अलग अलग लॉस बताए हैं, तो ये जो सारे लॉस होते हैं ये अगर आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप एक अच्छी इंडस्ट्री भारत में सेटअप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें बताया गया है मिनिमम वेजेस एक्ट, ये वेजेस के बारे में बात करता है। आप देखेंगे तो ये सारे ही लॉस जो है वो अपने ही आप नाम से क्लैरिफाई करते हैं कि उनका रोल क्या है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेजेस का पेमेंट आपको करना कैसे है। उसके बाद है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो आप बोनस देते हैं एम्प्लॉय को। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये 1923 का एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये पूरी कंप्लीट फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा ये एक्ट है, वो इसलिए भी क्योंकि पूरी ओवरऑल फैक्ट्री के इंप्लीमेंटेशन को ये बात करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये एक्ट हमारी लेबर के इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करता है। उसके बाद है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये जो पीएफ आप लोगों का कटता है वो इसी एक्ट के तहत कटता है। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये डिस्प्यूट जो होते हैं उनका निवारण करने के लिए। फिर आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट को अगर आप देखेंगे तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसी का एडवांस्ड वर्जन है, यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करी जाती है। फिर देखिए चाइल्ड लेबर एक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एक्ट है एंड द ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ये कुछ तमाम तरीके के एक्ट बताए गए हैं जिनके ऊपर हमारा आज का पूरा ये सेशन बेस रहेगा और इन्हीं एक्ट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था मिनिमम वेज एक्ट 1948 का, तो जो हमारा 1948 का मिनिमम वेज एक्ट है वो क्या बताता है, चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। जो हमारा 1948 का मिनिमम वेज एक्ट है, सबसे पहले वो ये कहता है कि जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वेजेस और वर्कर हमारे देश में काम कर रहे हैं उनको एक परफेक्ट मिनिमम वेज मिलनी ही चाहिए। मींस ऐसा ना हो कि अगर वो किसी एक जगह पे काम कर रहा है तो उसकी वेज 500 रुपए है और वही लेबर अगर कहीं और काम करता है तो उसको 200 रुपए दिया जा रहा है, या एक ही जगह पे काम करने वाले एक ही लेबर को 200 या 500 मिल रहा है। तो इस तरीके का कोई भी डिफरेंशिएशन ना हो, इसलिए जो हमारा ये एक्ट है इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू वर्कर टू डू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैनुअल क्लरिकल इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में स्किल्ड और अनस्किल्ड काम करने के लिए एक मिनिमम वेज स्पेसिफाई करना। उसके बाद है स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन को ये एक्ट स्टॉप करता है। उसके बाद है टू एम्पावर गवर्नमेंट टू फिक्स अ मिनिमम वेज एंड रिवाइज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मींस किसी भी काम को करने के लिए जो एक मिनिमम वेज होती है ये एक्ट उसको स्पेसिफाई करता है और उस मिनिमम वेज को सरकार थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिवाइज भी करती है कि सपोज अगर कोई मिनिमम वेज फिक्स करी गई थी 3 या 4 या 10 साल पहले तो उसको हम रिवाइज करके बढ़ा भी सकते हैं। आगे चलेंगे और हम लोग अब बात करेंगे एलिजिबल पर्सन की। वो कौन कौन से ऐसे एलिजिबल पर्सन हैं जो कि इस मिनिमम वेज एक्ट के तहत एलिजिबल होते हैं। तो इसमें देखिए जो परमानेंट एम्प्लॉयज आते हैं हमारे वो एलिजिबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी एलिजिबल हैं, और लास्ट में कैजुअल वर्कर। मींस इन तीनों कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो किसी भी कैटेगरी में आप आएंगे बट ये एक्ट के तहत आप एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में है तो आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा और जो भी बेनिफिट एक्ट के तहत बताए गए हैं वो सारे आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं और हम लोग अब बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में। दोस्तों ये एक्ट एप्लीकेबल कैसे होता है, मींस क्या आपके पास अगर एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट में है जहां पे 5 या 10 लोग काम कर रहे हैं तो क्या वहां पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल है।
देखिए एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट है सबसे पहले तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मींस अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें भी क्या क्या होता है, इन केस ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कैरीड आउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैब्लिशमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवेज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये 3 एजेंसीज बताई गई हैं। इसमें अगर आप कहीं पे भी काम, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसीज यहाँ बताई गई हैं। सबसे पहले तो है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कैरीड आउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवेज। मींस इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है राज्य सरकार, मींस स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो इसके तरह जितने भी अदर केसेस आते हैं उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों कैटेगरीज में अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में। दोस्तों देखिए वेजेस का पेमेंट कैसे होना चाहिए, कब कब उनको मिल जाना चाहिए, तो ये एक्ट जो हमारा है वो इसी बारे में बात करता है कि पेमेंट किस मोड से होगा, कब कब दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट के हम लोग ऑब्जेक्टिव समझेंगे। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव हमारे दो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं। टू अवॉइड अननेसेसरी इन डिले ऑफ पेमेंट। देखिए लेबर अगर आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा तो देखिए वो पैसे के लिए काम कर रहा है और आप उसको कोई बहुत ज्यादा पे नहीं करते, जो पैसा आप उसको देते हैं उससे उसका घर चलता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप उसका जो पैसा है उसको अननेसेसरी डिले ना करें। और दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड अनऑथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। ऐसा ना हो कि आपने जो पैसा उसको तय किया था काम कराने से पहले, देते समय उसमें से आप कुछ अनऑथराइज्ड डिडक्शन कर रहे हो। तो ये दो हमारे मुख्य उद्देश्य थे जो ये एक्ट लाया गया था, इसीलिए कि किसी भी लेबर को क्या हो, सबसे पहले तो उसको पेमेंट टाइम पे मिले और दूसरा जब उसको पेमेंट मिल रहा है तो उसमें से कोई भी ऐसी कटौतियां ना करी जाएं जो कि अनधिकृत हो, मींस अनऑथराइज्ड। आगे चलेंगे हम लोग इस एक्ट की भी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पूरे भारत में लगता है। मींस अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हैं तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद पर्सन एम्प्लॉयड की बात हो रही है कि कौन कौन से पर्सन जो एम्प्लॉयड होते हैं कहां कहां पे उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसमें आता है इन एनी फैक्ट्री। एनी मींस कोई भी फैक्ट्री में अगर आप हैं तो आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और इधर डायरेक्टली और थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर। मींस रेलवे में अगर आप काम करते हैं या आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है या किसी सब कॉन्ट्रैक्टेड के थ्रू काम कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद है इन एन इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट। किसी भी इंडस्ट्री या अदर एस्टैब्लिशमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो भी। उसके बाद देखिए है एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू एम्प्लॉयमेंट ड्रॉइंग वेजेस नॉट एक्सीडिंग ₹6500 अ मंथ। अब देखिए जो मैंने आपको बताई थी ना छोटे लेबर वाली बात, उसमें मींस क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपकी तनख्वाह 1 लाख 2 लाख रुपए है फिर भी आप इस एक्ट के तहत लड़ेंगे। ये एक्ट उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है जिनकी जो वेजेस हैं वो ₹6500 अ मंथ। मींस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 200 रुपए के अराउंड ये आएगा। तो उससे ऊपर अगर आपकी डेली वेज है तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो उससे बिलो जिनकी भी वेजेस हैं ये एक्ट उनको फायदा देगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की। दोस्तों जो हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है इसमें एक अमेंडमेंट आया था 2015 में। ओरिजिनली जो ये एक्ट है हमारा 1965 का एक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अमेंडमेंट 2015। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था उसके भी प्रोविजंस यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। जो ये हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस वाला एक्ट था उसके बाद हम लोग जब इस एक्ट पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो बेनिफिट इसके बताए गए हैं वो है टू इम्पोज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन एम्प्लॉयर इन एनी एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड टू पे द बोनस टू एम्प्लॉय इन एस्टैब्लिशमेंट। अब क्या होता है, ये बोनस देने की जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है कि एम्प्लॉय जो होता है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयर से बोनस ले। मगर हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में जो एम्प्लॉयर होते हैं वो बोनस देने से मना कर दे। तो आपका दायित्व क्या बनता है, मींस अगर आपको बोनस नहीं मिल रहा है तो आप किस एक्ट के तहत जाएंगे। तो ये जो एक्ट है आपका पेमेंट ऑफ बोनस ये आपकी मदद करेगा। इसमें देखिए बताया गया है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के कि उसको बोनस दे। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। जो हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले देखिए बताया गया है टू इम्पोज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन एन एम्प्लॉयर ऑफ एवरी एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड इन द एक्ट टू पे बोनस। मींस कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जो इस एक्ट के तहत कवर्ड है उसको बोनस देना ही पड़ेगा।
तो ये एक्ट जो हमारा है वो इसी तरीके से है कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है बोनस देने की। उसके बाद है टू डिजिग्नेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस। मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोनस कितना दिया जाएगा और मैक्सिमम क्या है, जो हमारा ये एक्ट है वो भी बात डेजिग्नेट करता है कि कम से कम कितना बोनस आपको देना है और ज्यादा कितना दे सकते हैं आप। टू प्रिस्क्राइब द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस, ये बोनस देने का फॉर्मूला तक आपको कैलकुलेट करके देता है कि मीन्स अगर आपको बोनस देना है तो आप इसी एक्ट के तहत जो फॉर्मूला बताया गया है उससे आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप बोनस देंगे। उसके बाद लास्ट में देखिए लिखा है टू प्रोवाइड रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि किसी भी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को अगर अपने पास से दिया हुआ बोनस से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो इस एक्ट के तहत पूरा एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है। आप उस रिड्रेसल मैकेनिज्म को फॉलो करके कोई भी डिस्प्यूट अपना है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे इसी एक्ट के बारे में एप्लीकेबिलिटी की, कि जो ये हमारा एक्ट है वो कहां कहां एप्लीकेबल होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉयज रिसीविंग सैलरी एंड वेजेस अप टू ₹21,000 per month and engage in any work whether skilled, unskilled, managerial, supervisory, etc. is entitled to bonus every year if the employee has worked for not less than 30 working days in the same year. अभी देखिए जो ये पूरी बात लिखी है वहां पे ये बताया गया है कि अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपए तक की है तो आप बोनस के लिए डिमांड कर सकते हैं। फिर आपने चाहे कोई स्किल्ड काम किया हो, अनस्किल्ड किया हो, मैनेजरियल या सुपरवाइजरी कोई भी आपने काम किया, आप डिमांड कर सकते हैं, मगर कंडीशन ये लिखी है कि आपने साल में 30 दिन से कम का काम ना किया हो। मींस क्या है कि अगर आप किसी जगह टेम्परेरी बेसिस पे गए और आपने 20-25 दिन का ही काम किया तो आप बोनस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। सबसे पहले आपकी सैलरी 21,000 से ऊपर की होनी चाहिए, मतलब 21,000 तक की होनी चाहिए, उससे ऊपर की होगी तो आप एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपने 30 दिन से ऊपर कम का काम ना किया हो तभी आपको बोनस दिया जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये कौन कौन सी जगहों पे ये एप्लीकेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए लिखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट कंटेनिंग, जहां पे 20 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड एट एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, जहां पे 20 या उससे ज्यादा आदमी काम करते हैं साल के किसी भी दिन। दूसरा है डज नॉट अप्लाई टू नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के लिए काम करती हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट सच एज LIC हॉस्पिटल्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 के तहत जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया, जिसमें LIC और हॉस्पिटल्स आते हैं, इनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट वेयर एम्प्लॉयज हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर, जहां पे एम्प्लॉय ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है एम्प्लॉयर के साथ, वहां पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट में देखिए लिखा है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लाइक सिक यूनिट्स। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी यूनिट हैं जो प्रॉफिट में नहीं चल रही हैं, तो जब वो अपना डे टू डे प्रॉफिट ही नहीं निकाल पा रही है तो वो बोनस कैसे देंगी। इसलिए क्या हो सकता है, कुछ सिक एम्प्लॉयड या सिक यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग इससे एग्जेम्प्ट कर देते हैं और उन सिक यूनिट्स के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। ग्रेच्युटी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है कि अगर आपने किसी जगह पे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से ज्यादा काम कर लिया है तो जब आप रिटायर हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इसी विषय में आगे बात करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। तो देखिए बोला गया है एवरी फैक्ट्री डिफाइंड इन फैक्ट्रीज एक्ट, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे, ये जो हमारा एक्ट है ये इन सारी चीजों पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई माइन हो या कोई ऑयल फील्ड हो, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, इसमें से कोई भी कैटेगरी की अगर आपकी फर्म है तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि एवरी शॉप और एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग इन विच मोर देन 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। देखिए ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी जगह काम करते हैं वहां पे 10 से ज्यादा का पर्सन एम्प्लॉयड है, आपको ग्रेच्युटी उसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स एज में बी नोटिफाइड, 10 से ऊपर भी हो सकता है मगर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। और लास्ट में है वंस एक्ट अप्लाइज टू इट, इट कंटिन्यूज टू अप्लाई इवन इफ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ फॉल्स बिलो 10। अगर एक बार साल में ऐसा हुआ कि 10 से ऊपर आपने एम्प्लॉय रखे थे और ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ नीचे भी आ जाती है, फिर भी ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई है तो आप ये एक्ट की प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं और हम लोग अब बात करेंगे ये ग्रेच्युटी पेबल किसको होती है, कब कब दी जाती है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय नॉर्मली टू एम्प्लॉय हिमसेल्फ। एम्प्लॉय जो होता है वो अपने आप को देता है, मींस क्या हो सकता है, अपने ही सैलरी में से कुछ पेमेंट कटाता है और कटाने के बाद उसको जमा करते हैं और वो पेमेंट हमको वापस मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, नॉमिनेशन और लीगल हायर। ये जो पेमेंट ऐसे क्या हुआ कि हमने कटाया था ग्रेचुटी का, या उसने सरकार ने हमारी तरफ से मिलाया, कुछ पेमेंट हमारे एम्प्लॉयर ने मिलाया, तो ये एक्यूमुलेट होकर मिला, तो ग्रेचुटी जो पेबल होगी ये हमको खुद को रिसीव हो गई। एक हो गया हमारा एम्प्लॉय वाला। दूसरा हो गया नॉमिनी या वारिस, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेशन और लीगल हेयर। इन द केस ऑफ डेथ, अगर आप जो एम्प्लॉय है वो नहीं रहता, उसके डेथ के केस में क्या होता है, उसके नॉमिनी या नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो जो उसका लीगल हायर होता है उसको ये पैसा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, डिपॉजिटेड विद कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो ये पैसा होता है इसको हम लोग कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा करते हैं। वेयर नॉमिनी और लीगल हायर इज माइनर, मींस क्या होता है कि अगर आपने जो नॉमिनी रखा हुआ है वो माइनर था, उसकी उम्र 18 साल से कम थी, या जो आपका लीगल हेयर है वो 18 साल से कम का है, तो ये पैसा एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास रखा जाएगा। और जब आपका जो नॉमिनी है वो मेजर की अटेन करेगा एज, तो ये पैसा उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे चलेंगे और हम लोग अब बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ये उन सारे तरीके के कंपनसेशन के बारे में बात करता है जिसके तहत आपको कोई भी मुआवजा दिया जाएगा अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से कंपनसेशन मिलेंगे, ये एक्ट हमारा उसी के बारे में बात करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस एक्ट के भी ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होते हैं, एम टू प्रोवाइड वर्कमैन विद देयर डिपेंडेंट सम रिलीफ। अब जो ये सम रिलीफ लिखा गया है वो सम रिलीफ किसी भी तरीके का हो सकता है, मॉनिटरी हो सकता है या किसी भी तरीके की मदद या सहायता। किस केस में, इन द केस ऑफ एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मींस अगर आपको काम करते हुए कोई भी ऐसी एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है या मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके तहत, इस एक्ट के तहत आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और कैन कॉजिंग ईदर डेथ और डिसेबिलिटी, मींस हो सकता है अगर आपकी डेथ भी हो गई तो ये बेनिफिट आपके जो नॉमिनी या लीगल हायर है उसके तहत दिया जाएगा। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई और आप आगे काम नहीं कर सकते, उस केस में भी जो ये एक्ट है हमारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपेंसेशन अगर आपको मिलेगा तो वो इसी एक्ट के तहत मिलेगा। आगे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे स्कोप और कवरेज की, कि ये जो हमारा एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, इसकी कवरेज कैसे है, मींस कौन कौन सी जगहों पे ये एप्लीकेबल है और कितने एम्प्लॉय मिनिमम होने चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। देखिए सबसे पहले लिखा है द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मींस जो ये हमारा एक्ट है ये पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में काम कर रहे हो। उसके बाद क्या है, वर्कमैन हुज ऑक्यूपेशन इज हैजार्डस शुड बी इंक्लूडेड अंडर दिस स्कोप ऑफ वर्क। अगर आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में किसी भी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जो कि हैजार्डस नेचर का है, हैजार्डस मींस क्या हो सकता है, वहां पे आपकी लाइफ को थोड़ा थ्रेट है या आपकी डेली वेलबींग को कोई थ्रेट हो रहा है, तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है इट अप्लाइज टू वर्कमैन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेलवे, शिप, क्रूज, अदर ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ये जो एक्ट है इसका ना एक शेड्यूल बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 जो है हमारा ये पूरा डिफाइन करता है किन किन एक्टिविटीज को, कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पे ये हमारा एक्ट एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट की। दोस्तों जब मैंने आपको स्टार्ट किया था सेशन तब बताया था कि जो फैक्ट्रीज एक्ट हमारा है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये पूरी ओवरऑल फैक्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है कि वहां पे एटमॉस्फेयर से लेके वर्किंग कल्चर तक के बारे में ये बात करता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें भी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ये जो हमारा एक्ट है फैक्ट्रीज, इसकी ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू इंश्योर दैट द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, प्रॉपर वर्किंग आवर्स, लीव एंड अदर बेनिफिट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल फैक्ट्री के वर्किंग एम्प्लॉयमेंट से लेके लेबर की हेल्थ, उसकी वेल बीइंग, ये सारे चीजों के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था हेल्थ, तो हेल्थ के बारे में और भी किसी एक्ट में हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसीलिए ये हेल्थ को फॉलो करता है। सेफ्टी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि कंपेंसेशन वाले एक्ट से रिलेट करेगा, वेलफेयर भी इसी में कवर हो जाएगा, और वर्किंग आवर्स और लीव और अदर बेनिफिट्स
मीन्स आप जो भी कुछ बेनिफिट समझ सकते हैं काम करने के बारे में वो सारे ही इसी एक्ट के तहत स्पेसिफाइड है। आगे चलते हैं और हम लोग अब बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की, कि ये जो एक्ट है हमारा वो कहाँ एप्लीकेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात देखिए इसलिए भी है क्योंकि ये एक्ट एप्लीकेबल वही होता है जहां पे 10 से ज्यादा पर्सन विद द एड ऑफ पावर, मीन्स अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहां पे पावर के साथ में काम होता है, मीन्स बिजली के द्वारा अगर काम किया जा रहा है, कोई भी मैकेनिकल काम हो रहा है, तो वहां पे 10 से ज्यादा जब लेबर एम्प्लॉय होंगे और 20 workers or more were without aid of power working in any day proceeding 12 months wherein manufacturing process is being carried on। जहां पे भी 10 लोगों के साथ में काम किया जा रहा है और पावर का इस्तेमाल होता है, वो फैक्ट्री हमारी इसके तहत कवर होगी। या 20 लोगों के तहत काम किया जा रहा है और पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करता है, तो ये एक्ट हमारा काम होगा। मगर आपको ये जो दोनों कंडीशन बताई गई है ये प्रीसीडिंग 12 मंथ्स की देखनी है कि जिस साल में ये बात की जा रही है उससे पहले के 12 महीने आप कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबिलिटी निकाली जाएगी। आगे चलेंगे हम लोग अब बात करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की, कि जो हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके तहत क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो एक्ट है हमारा वो 1948 में आया था, और 1948 में आने के साथ साथ अभी तक आपको पता होगा कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, आपको सैलरी मिलती है तो उसमें से कुछ बेसिक पैसा कटता है। सबको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा टोटल सीटीसी है और इसके बाद ये मेरे पास आता है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। तो जो डिफरेंस बीच का होता है, लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो पैसा जो होता है आपका वो ईएसआईसी के तहत, इस एक्ट के तहत आपके इंश्योरेंस में जाता है, और इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ पैसा जो होता है वो आपका पीएफ में जाता है। तो चलिए दोस्तों इसी एक्ट के बारे में और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को जानेंगे कि जो हमारा स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो हमारा स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है ये बात करता है टू सिक्योर सिकनेस, मैटरनिटी, मेडिकल बेनिफिट्स। यहां पे देखिए कौन कौन से उद्देश्य रखे गए थे, टू सिक्योर सिकनेस, मैटरनिटी एंड मेडिकल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज ऑफ फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड बेनिफिट टू द डिपेंडेंट्स ऑफ सच एम्प्लॉय। अब जो ये बात कर रहा है टोटल स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो जो इंश्योरेंस देता है वो किसके अगेंस्ट में देता है कि अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं और कुछ सिकनेस हो जाती है आपके साथ, या मेडिकल बेनिफिट की आपको जरूरत पड़ती है, विमेन्स के केस में अगर मैटरनिटी बेनिफिट आपको चाहिए, या आपके साथ जो डिपेंडेंट हैं अगर उनको भी कोई बेनिफिट चाहिए, तो जो हमारा स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो प्रेस्क्राइब करता है कि बेनिफिट आपको भी दिया जाए, प्लस आपके साथ साथ जो डिपेंडेंट आपके साथ हैं उनको भी ये बेनिफिट देता है। तो ये एक्ट जो है ये हमारा डबल बेनिफिट का काम करता है। एक तो पहले ये आपकी लाइफ कवर करेगा, आपको जो बेनिफिट है वो देगा, प्लस दूसरी तरफ से जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको भी ये एक्ट बेनिफिट देता है। तो ये डबल बेनिफिट वाला एक्ट है। अगर इसकी हम लोग एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि जहां पे 20 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड हैं वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, और गवर्नमेंट स्पेसिफाइड इंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड इंटरप्राइजेस बना रखे हैं, वहां पे अगर 20 से कम भी है तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो 20 सी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो 20 पे हमारा फैक्ट्रीज एक्ट भी लग रहा था। फैक्ट्रीज के साथ साथ जो हम लोग ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट की बात करी इंश्योरेंस वाला, वो एक्ट भी 20 से अबव की जो फैक्ट्रीज है वहां पे एप्लीकेबल होता है। आगे चलते हैं और हम लोग अब बात करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट। देखिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला कि कुछ पैसा आपका ईएसआईसी का कट गया, वो हमारा स्टेट इंश्योरेंस का पैसा था। अब हम लोग आगे चल के बात कर रहे हैं पीएफ के बारे में, जो पैसा होता है प्रोविडेंट फंड का। ये पैसा आप सभी की सैलरी से कटता होगा। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी जगह पे एम्प्लॉयमेंट में है तो थोड़ा बहुत पैसा आपका पीएफ के नाम पे कटता है। वो पैसा कटने के बाद जाता है इसी एक्ट के तहत पीएफ अकाउंट में, जहां पे आपका अकाउंट खुलता है, और वो पैसा जब आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ते हैं अपनी या ट्रांसफर करते हैं तो वो यूएन अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है और लास्ट में उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये एक्ट जो है इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। सरकार ने ये फंड ऐसे इस तरीके से बनाए हुए हैं कि यहाँ पे आप अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा रखेंगे, पेंशन फंड के लिए पैसा रखेंगे, और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जो होगी उसका पैसा भी आप इसी में रखेंगे। इसके तहत जो भी फैक्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी स्टैब्लिशमेंट है उनको पैसा इकट्ठा करना होता है, और इकट्ठा करने के बाद क्या होता है कि अगर वो एम्प्लॉय आपके पास से जा रहा है तो पैसा आप काटने के बाद सरकार के पास जमा करेंगे, वो पैसा उसी एम्प्लॉय के नाम पे जमा हो जाता है। आपके केसेस में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो वो यूएन नंबर उसके साथ चला जाता है,
और नया एम्प्लॉयर भी उसी अकाउंट में पैसा जमा करता है, जिससे कि उसको ट्रांसफर ना कराना पड़े। आगे चलेंगे और हम लोग अब बात करेंगे इसी एक्ट की भी एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये जो एक्ट है हमारा वो कहां पे एप्लीकेबल होता है। तो ये एक्ट दोस्तों देखिए एप्लीकेबल होता है उसी पुराने वाले एक्ट की तरह हमारे, जहां पे 20 और मोर % इंगेज होते हैं। तो अब अगर ओवरऑल मोटी पिक्चर समझेंगे तो अभी तक मैंने आपको जितने भी एक्ट बताए वहां पे आपको ये 20% वाली डेफिनेशन हर जगह मिली होगी। एक दो जगह ऐसा हुआ कि वहां पे पावर को लेके थोड़ा सा उद्देश्य था, तो पावर के साथ अगर आप काम कर रहे थे तो 20 था, अदरवाइज उसको हमने रिड्यूस कर दिया। यहां पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है उन्हीं के पास जहां पे 20 और मोर पर्सन्स एम्प्लॉयड होते हैं, और टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन्स और क्लास ऑफ सच एस्टैब्लिशमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ। देखिए ये जो पूरी लाइन लिखी गई है इसका मतलब ये है कि अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉई काम नहीं भी करते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है तो भी ये एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा और उनको पीएफ के तहत उनका पैसा काटना पड़ेगा, और काटने के साथ साथ वो पैसा भी आप डिपॉजिट करेंगे। उसके साथ साथ जो ये पूरा प्रक्रिया है ये चलती रहेगी कब तक, जब तक आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, और लास्ट मंथ की सैलरी तक आप पीएफ का पैसा काटेंगे और लास्ट में वो पूरा पैसा निकलवा के आप एम्प्लॉय को देंगे। आगे चल के हम लोग अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में। जो मैंने आपको बताया था कि देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमारा क्या होता है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को लेके डिस्प्यूट रहे। वर्किंग एटमॉस्फेयर को लेके डिस्प्यूट हो सकता है, दो एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, लेबर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, मीन जिसने आपको रखा है काम करने के लिए जो आपका ओनर है, और प्लस पूरी यूनियन अगर एक तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट करती है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है। तो वो जो डिस्प्यूट सारे होते हैं वो हमारे इसी एक्ट के तहत फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी एक्ट के बारे में और डिटेल में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, कि जो हमारा ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये एक्ट हमारा एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी एक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये सारे हमारे पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी फैक्ट्रीज को इससे इंक्लूड कर दिया जाए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एक्ट हमारा पूरे भारत में एप्लीकेबल है। उसके बाद है एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हैं उन सभी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। उसके बाद है कवरेज ऑफ ऑल वर्कर्स एंड सुपरवाइजर ड्रॉइंग सैलरी अप टू ₹1600 पर मंथ। अब देखिए 1600 पर मंथ की बात जो यहाँ पे कही गई है इसका मतलब है कि जो आपकी कंपनी का छोटे से छोटा भी इंप्लॉय होगा जिसकी सैलरी 1600 रुपए पर मंथ है, इसमें वो सारे ही इंप्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी डाली गई है। मींस ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है जिसको आप 2-3 हजार रुपए मींस कि 100 रुपए पर डे पे भी आपने रखा हुआ है, नॉर्मल एक आपके यहाँ प्यून भी हो सकता है, अगर उसकी सैलरी भी है तो उसको भी इस एक्ट के तहत बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये एक्ट हमारा उनको भी कवर करता है। और लास्ट में है नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज। अब ये एक्ट किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आपके मैनेजरियल लेवल के लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज के लोग हैं उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर आप मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हैं तो ये एक्ट आपके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। बाकी मैंने आपको जो दो कंडीशंस बताई ये पूरा एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। चलिए दोस्तों अब अपने अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला एक्ट है वो होगा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1951। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है और ये रेगुलेशंस वाला जो एक्ट है ये इसका एक एडवांस्ड वर्जन है। मींस क्या हुआ है कि यहाँ पे हमको बहुत सारी वो चीजें जानने को मिलेंगी जो चीजें हमने अभी तक नहीं जानी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के। तो इस एक्ट का भी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, टू मेक नेसेसरी स्टेप एंड मेक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी क्या है टेक नेसेसरी स्टेप्स मींस क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बात करता है। उसके बाद क्या है औद्योगिक विकास के पैटर्न और दिशा की विनियमितता करने के लिए, टू रेगुलेट पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, मतलब हम लोग कितने रेगुलेट करेंगे, किस पैटर्न पे जाएंगे, वो भी ये बात करेगा। उसके बाद देखिए लास्ट में है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। किसी भी इंडस्ट्री का हम लोग डेवलपमेंट ऐसे करें कि वहां पे पब्लिक के इंटरेस्ट को हम लोग ध्यान में रखें, ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं दोनों का बेनिफिट हो, और जो हमारी इंडस्ट्री है वो थ्राइव करे, एक्सेल करे हमारी फील्ड में। तो ये पूरा एक्ट है हमारी इन तीनों विषयों के बारे में बात करता है। अब हम लोग बात करेंगे इसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, ये एक्ट हमारा कहाँ एप्लीकेबल है।
तो दिस एक्ट अप्लाइज टू शेड्यूल इंडस्ट्रीज इन द फर्स्ट शेड्यूल लिस्टेड ऑफ द एक्ट। जो हमारे शेड्यूल का फर्स्ट एक शेड्यूल बनाया गया है उसमें कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज बताई गई हैं, तो जो हमारा एक्ट है ये इन्हीं सब पे एप्लीकेबल होता है। हाउएवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग्स एंड एंसिलरी यूनिट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस। कुछ हमारी एंसिलरी यूनिट्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनको इस प्रोविजंस के तहत बाहर रखा गया, मींस उनको छोड़ के ये जो पूरा एक्ट है हमारा, जितनी भी इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई वहां पे ये एप्लीकेबल है। आगे चलेंगे हम लोग अब बात करेंगे चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 का। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि भारत जो हमारा देश है वो अभी एक डेवलपिंग नेशन है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि गरीबी की बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। तो जो गरीबी है वो इंसान को फोर्स करती है कि अपने बच्चे से भी लोग एम्प्लॉयमेंट कराने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो अपने छोटे बच्चों को भी काम कराते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है, बट वो चाहते हैं कि वो बच्चा जाएगा 100-200 रुपए कमा के लाएगा। तो इसी तरीके की चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमारे देश में एक कानून बनाया गया था, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 का। ये एक्ट जो है वो चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए बनाया गया था कि कोई भी फैक्ट्री में अगर कोई चाइल्ड पकड़ा जाता है काम करते हुए तो इसका जुर्माना जो बच्चा है उसके मम्मी पापा नहीं देंगे या उसके पेरेंट्स नहीं देंगे, बट वो एम्प्लॉयर देगा जिसने उस बच्चे को रखा हुआ था। देखिए इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोहिबिट और एंगेजमेंट ऑफ चाइल्ड इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। बच्चों से कुछ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करवाना है उसको प्रोहिबिट करता है। टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्किंग इन द चाइल्ड इन देयर एनवायरनमेंट, और कुछ ऐसी कंडीशन जहां पे बच्चे काम कर सकते हैं वहां पे उनका एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये एक्ट जो हमारा है उसको भी रेगुलेट करता है। आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशनल प्रोसेसेस। वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे बच्चों का काम करना पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है। देखिए सबसे पहले बताया गया है नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस। जो ये जितनी ये बताई हुई है एक्टिविटीज, इसमें आप किसी भी एक्टिविटीज में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर गुड्स बाय मेल और रेलवेज। यहाँ पे क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में आप बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है सिंडर पिकिंग, क्लीनिंग ऑफ एश पिट्स एंड बिल्डिंग ऑपरेशंस इन द रेलवे प्रीमाइसेस। रेलवे प्रीमाइसेस में इस तरीके की कोई भी क्लीनिंग और सिंडर पिकिंग का काम आप बच्चों से नहीं करा सकते। उसके बाद क्या है, वर्क इन एनी कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट एट रेलवे स्टेशन इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ वेंडर और अदर एम्प्लॉय एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर इन और आउट ऑफ मूविंग ट्रेन। इस तरीके का कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर आप कराना चाहते हैं तो वहां पे भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं रखना। उसके बाद क्या है, वर्किंग रिलेटिंग टू अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन विद और विदाउट एनी वर्क इज डन और क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस के बीच में भी अगर कोई काम हो रहा है तो वहां पे भी आप किसी भी बच्चे का एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। द पोर्ट अथॉरिटीज विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी पोर्ट, किसी भी पोर्ट की कोई भी लिमिट्स होंगी उसके स्पेसिफाइड एरिया के तहत कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। आगे चलेंगे और हम लोग अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की, कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट होता है हमारा जिसके तहत आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को हायर करते हैं। मीन्स अगर आपके पास सैलरी में रखने के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग हैं बट आपको कुछ एडिशनल लोगों की जरूरत पड़ती है जिनको आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स। तो वो कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो उसमें क्या बेनिफिट और क्या क्या उनको फायदे मिलेंगे, ये एक्ट हमारा उसी के बारे में बात करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के। तो जो एक्ट है ये बात करता है टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क। ये बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हम लोग ने अभी तक जितने भी एक्ट पढ़े सब में इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उनकी वर्किंग एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाना प्लस उनके लिए एक बेटर वर्किंग कंडीशन बनाना। ये जो हमारा एक्ट है इसके कुछ उद्देश्य हैं। आगे हम लोग अब बात करेंगे इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। तो वही चीज देखिए यहां से फिर से आ गई कि मैंने आपको बताया था कि 20 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड वेयर एम्प्लॉयड इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। अगर कहीं पे भी 20 या उससे ज्यादा के कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स एम्प्लॉयड हैं तो आप मान के चलिए 20 वाली जो हमारी फिगर थी वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। 20 या उससे ज्यादा के कोई भी एम्प्लॉयमेंट आपने रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स का तो ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद है टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयड 20 और मोर वर्कमेन ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। मींस अगर आपने पिछले साल के जो 12 महीने थे उस 12 महीने में कभी भी 20 या उससे ऊपर के कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स को रखा हुआ है तो जो ये एक्ट है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आगे चलते हैं और हम लोग अब बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट की। दोस्तों देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि
आपने देखा होगा अगर किसी एक वर्कर की कोई मांग होती है तो वो जल्दी पूरी नहीं की जाती, बट अगर आप वही चीज एक यूनियन बना के जाते हैं, मीन्स क्या हो सकता है कि क्यूमुलेटिव फॉर्म में अगर 10, 20, 50 लेबर वही मांग को रखते हैं तो वो हमारी यूनियन की मांग हो जाती है। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, ट्रेड यूनियन एक्ट, कि यूनियन कौन कौन सी मांगों को रख सकता है, ऐसा ना हो कि वो अपने यूनियन का गलत फायदा उठाए। तो ये एक्ट उसी को रेगुलेट करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्टेन बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स, सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट एंड सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये देखिए कि कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो ट्रेड यूनियन है तो उनके सिक्योरिटी को मतलब उनकी सिक्योरिटी को बनाना, एफिशिएंसी बनाना कि अगर आपकी पूरी यूनियन है तो वो एफिशिएंट वे में काम कर सके, सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट, किस तरीके से आप एक यूनियन बना के अपनी मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसकी भी पावर ये एक्ट आपको देता है। आगे चलेंगे और हम लोग अब बात करेंगे इस एप्लीकेबिलिटी या इस एक्शन की जो हमारे फंक्शंस होते हैं कि पूरा एक्ट किस तरीके से देखिए काम करता है। तो जब ये एक्ट काम करने की बात करता है तो सबसे पहले पावर देता है कलेक्टिव बार्गेनिंग की विद द मैनेजमेंट फॉर सिक्योरिंग बेटर वर्क एम्प्लॉयमेंट। अगर आप चाहते हैं, आपको पता है कि आपको कुछ नेसेसरी इक्विपमेंट हैं जो काम करने के लिए चाहिए, बट वो अगर इक्विपमेंट आपको नहीं दिए जा रहे हैं और आप अकेले मांग रखेंगे तो हो सकता है कि कोई आपकी मांग को ना सुने। इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। मींस कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि अगर 10 लोग मिलकर एक मांग को रख रहे हैं तो हो सकता है वो मांग जल्दी पूरी हो जाए। उसके बाद है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू वर्कर्स इन कीपिंग चेक ओवर हायरिंग और फायरिंग ऑफ वर्कर्स। कैसे आप एम्प्लॉय को हायर करेंगे और कैसे उसको फायर करेंगे, इसके बारे में भी ये बात करता है। उसके बाद है हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन रिड्यूसल ऑफ ग्रीवियंस फॉर वर्कर्स एट एप्रोप्रिएट लेवल। वर्कर्स के साथ एप्रोप्रिएट लेवल्स पे उनकी ग्रीवियंस का रिड्यूसल करना, वो भी ये बात करता है। इफ एनी डिस्प्यूट मैटर रिमेन्स अनसेटल्ड रेफरिंग द मैटर टू आर्बिट्रेशन। अगर कोई मैटर जो है वो हमारा अनसेटल्ड रह जाता है तो किस तरीके से आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व करना है, वो ये बात करेगा। उसके बाद है टू नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट सर्टेन मैटर्स लाइक आवर्स ऑफ वर्क, फ्रिंज बेनिफिट, वेजेस, मेडिकल, वो सारी बातें। टू डेवलप कोऑपरेशन विद एम्प्लॉय एंड लास्ट में है टू अरोज पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर ऑफ लेबर। इस तरीके के कुछ तमाम बेनिफिट जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे कब? जब आप ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत काम करेंगे। तो जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट है ये पूरी यूनियन के ऊपर एप्लीकेबल होता है और उस यूनियन के तहत जो लोग काम करते हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलने हैं उसके बारे में बात होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जितने भी इंडस्ट्रियल लॉज बताए हैं अलग अलग एक्ट के, वो आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको अपना बिजनेस करने में जितने सारे एक्ट हैं उनके बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप 20 से ऊपर की किसी भी एम्प्लॉयमेंट में हैं या फैक्ट्री में हैं तो आप एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा कि कौन कौन से एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं और जितने भी एक्ट एप्लीकेबल है उनका फॉलो करिएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल शर्मा है और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्हें आप सिर्फ 25 लाख के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं जो मैं एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर सकता हूं, जिससे मैं एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकता हूं, अच्छी अर्निंग भी ला सकता हूं और लोगों की हेल्प भी कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आइए हमारे साथ और जानते हैं हम कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप स्टार्ट कर सकते हैं इस स्केल पे। जो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है वो है हमारा एल्यूमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग। अब एल्यूमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग क्या होता है? एल्यूमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग, जो आप फॉइल पेपर जो मांगते हैं, अगर हम खाना पैक करने का बात करें या फिर हम कुछ खाने पीने की बात करें जिसके अंदर हम खाने को पैक करके रखते हैं जिससे कि उसकी हीट जो है वो उसके अंदर ही रहती है और हीट लॉस होने से बचाता है उस खाने को, और वो हम करते हैं हमारे एल्यूमिनियम फॉइल से। अगर एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें तो इसकी मार्केट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एसेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है। अब यहाँ तक कि अगर कोई हम बाहर किसी रेड़े वाले की बात करें, वहां पे भी जो अगर मोमोज बना रहा है या कुछ भी बना रहा है तो वो पैक जिसमें कर रहा है, या फिर हम बात करें वो जो कंटेनर जिसमें हम वो परोस रहा है खाना, वहां पे भी कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम फॉइल की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि इसके अलावा जो सबसे बड़ी मार्केट है वो लोगों के घर की है, जहाँ पर लोग सुबह खाना जो ले जाते हैं लंच बॉक्स में, उसमें जो रोटियां पैक करनी होती है, सब्जियां जो पैक करनी होती है, वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम फॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी जो हम मार्केट की अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि हर घर में
कहीं ना कहीं हम कहीं वर्किंग वुमेन होती हैं या फिर वर्किंग जो स्कूल जा रहे बच्चे होते हैं, उनके लंच बॉक्स में डालने के लिए, पैक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एल्यूमिनियम फॉइल की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ती है। तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है अगर आप कोई 25 लाख के अंदर का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मशीनरीज लग रही हैं, बहुत ज़्यादा मैन पावर्स लग रही हैं। आप सिर्फ एक मशीन के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल रिवाइंडर ला सकते हैं और वहां से आप एल्यूमिनियम फॉइल को रिवाइंड करके आप मार्केट पे बेच सकते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है वो बनाया कैसे जाता है, वो एक तरीके से हमारे पास जो एल्यूमिनियम फॉइल का एक पहले हमारे पास एक कंटेनर होता है या फिर हम कहें कि स्टॉक होता है, जिसको हमने रिवाइंड करके या फिर थिन करके हमने उसको बनाया होता है। और ये बनता है एल्यूमिनियम के इनगॉट से है। इनगॉट मतलब कि जो हमारा एक बड़ा पार्ट होता है, वहां से हम उसको एल्यूमिनियम की जो थिकनेस है उसको हम वायर ड्राइंग करते हैं एक तरीके से, और ड्राइंग प्रोसेस से वो जो थिकनेस है वो कम होती जाती है, और वो तब तक कम रहती है जब तक कि हम उसको एक फॉइल का रूप ना कन्वर्ट कर दें। जो कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, मोटी मोटी शीट्स होती हैं, इसको हम ड्राइंग प्रोसेस में ले जाते हैं, और ड्राइंग प्रोसेस में ले जाके हम इसकी लेयर्स निकालते हैं और पतली पतली फॉइल्स बनाते हैं, और इस तरीके से हमारा ये पूरा बिजनेस एक्ट करता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो सिर्फ खाने पीने में नहीं, बल्कि फार्मास्यूटिकल्स की जो दवाइयाँ होती हैं उसको पैक करने के लिए, बेवरेजेस में भी एक अच्छे से हम उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पर्सनल केयर के लोग यूज करते हैं, और इसकी फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स में जिस तरीके से मैंने बात करी उसमें तो हम डेफिनेटली यूज करते ही हैं। इसके अलावा जो हमारे कंटेनर्स होते हैं, सेमी रिजिड कंटेनर्स, यानी कि जिसको हम दोना ही कहते हैं, या फिर आप कहें कि अगर आपने किसी पैक के अंदर जो खाना डालते हैं वो जो कंटेनर होता है, उसके लिए भी हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हाउस फॉइल्स होते हैं और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ हम इस बिजनेस के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबली ये देखा गया है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल का जो मार्केट था वो 2021 में एक वैल्यूएशन करा गया था, वो 24.54 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि अमेरिकन यानी यूएस डॉलर का हमारा करेंसी की अगर हम देखें तो। इसके साथ ही अगर हमने इसको जो एक्सपेक्टेशन करा हुआ है, हमने जो इसका अगर हम देखें इसका फ्यूचर जो 2022 से 2030 तक है, उसमें इसकी जो रेट है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होती है, CAGR जिसके हम कहते हैं, वो तकरीबन 5.5% से ग्रो कर रही है। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो ये मार्केट है वो ग्रो कर रही है, फ्यूचर इसका कितना ब्राइट है, और ये कहीं ना कहीं एक नेसेसिटी बन गई है कि एल्यूमिनियम फॉइल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे बिजनेस के बारे में बात करें अगर आइडिया की, तो वो है हमारा स्टील स्क्रबर। अब स्टील स्क्रबर, या फिर हम आम भाषा में जो बोलते हैं कि जो बर्तन धोने वाला जो जूना होता है, उसको हम अगर मैन्युफैक्चर करें और उसका बिजनेस अगर हम स्टार्ट करें, तो उसके लिए हमें कोई बड़ी मशीनरी नहीं चाहिए होती है। एक बहुत आराम से हमें उसको लोग घर से भी स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को। जो आप ये मशीन देख सकते हैं यहाँ पर होती है, इसमें 4 हेड्स होते हैं या फिर मल्टीपल हेड्स की मशीन होती है, वो आपके जो मार्केट में डिमांड है उस तरीके से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको SS की वायर लगती है, जो स्टेनलेस स्टील की वायर होती है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। उस ग्रेड्स के हम ग्रेड के स्टील्स को यूज करते हैं, वायर्स को यूज करते हैं, और फिर हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील स्क्रबर को। यहाँ से वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और एक तरीके से फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। बस एक बार आपको जो SS का स्टील होता है उसके जो वायर्स होते हैं उसको एक बार आपको प्लेस करना होता है, पूरा लोकेट करना होता है। इसके बाद से प्रोसेस कंटिन्यूएशन में आपको स्टील स्क्रबर मैन्युफैक्चर करके देता है। स्टील स्क्रबर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसको हाउस होल्ड के यूटेंसिल्स में, बर्तन धोने में हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है स्टेनलेस स्टील की, वो काफ़ी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी डस्ट पार्टिकल्स को उसको स्टिक होने में, तो वो बड़े आसानी से निकाल देती है उसमें से, वेसल्स को बड़े अच्छे से साफ करती है। इसके अलावा जो हार्ड सरफेस होते हैं, चाहे वो सिंक्स हुआ या फिर पैन्स हुए, उसमें जो स्टेन्स लगते हैं या दाग लगते हैं, उस पर भी ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है और फाइल्स और क्लीन करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अगर इसकी जो मेन प्रॉपर्टी वो है ईजी टू यूज़। अब ईजी टू यूज़ का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा मटेरियल नहीं है कि हमने बहुत भारी मटेरियल है फिर हम उसको उठा के फिर साफ़ कर रहे हैं। इसको आराम से हमने इसको साफ़ करते हैं, इसको वाटर से आराम से वॉश हो जाता है और इसको आसानी से ये ड्राई हो जाता है। तो इसलिए एक तरीके से फेवरेट पार्ट बन गया, एक एसेंशियल आइटम बन गया किचन के लिए। और डेफिनेटली इसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक ब्रांड के साथ, अपनी एक मार्केटिंग के साथ। किस तरीके से आप एक नया स्टील का वायर यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको एक रस्ट फ्री जो हम बना रहे हैं स्टील स्क्रबर, उसके साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मुकाम का प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा। इसके अलावा जो स्टील स्क्रबर होते हैं ये काफ़ी हार्श भी होते हैं और उसी के साथ साथ ये सॉफ्ट भी होते हैं कि जो हमारे हाथ को, ऐसा नहीं कि हमने अगर उसको सही से यूज़ नहीं करा तो हाथ कहीं छिल जाएगा, क्योंकि उसके जो वायर्स होते हैं वो काफ़ी स्पंजी होते हैं। इस वजह से वो एक एक्शन प्रोवाइड करता है कि जाके जो भी स्टेन्स होता है वो रिमूव हो जाता है और इस तरीके से ये पूरा स्टील स्क्रबर वर्क करता है। और ये जो इसकी जो अमाउंट होती है कि कितना हम इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो साइज़ जो है वो मशीन पर हम वेरी कर सकते हैं
और काफ़ी आसान ये बिजनेस है, काफ़ी आसान। इसको ज़रूरी नहीं कि कोई डिग्री रिक्वायरमेंट है या आपको कोई अलग से एक एजुकेशन की ज़रूरत है। बस इसको एक ऑपरेट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से मशीन को ऑपरेट करना चाहिए, और इसके अलावा ये पूरा काम आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसके मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो जो ग्लोबली देखा गया है, जो स्क्रबर का जो मार्केट है, वो तकरीबन हमारा जो है वो 8.47 बिलियन यूएस डॉलर के था 2021 में। इसके अलावा इसको जो प्रोजेक्ट करा गया 10 साल बाद, तो हमने देखा कि 2031 तक जो इसकी प्रोजेक्शन है वो 13.86 बिलियन के अराउंड रीच कर रही है। इसके साथ जो CAGR है, जो हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, किस तरीके से जो मार्केट में उछाल आने वाला है या किस तरीके से जो प्रोडक्ट है हमारा आगे फ्यूचर में ब्राइट होगा, उसके हम परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 4.8% से ये ग्रो करेगा। तो डेफिनेटली ये हमेशा यूज करने वाला आइटम रहेगा, किचन में हो या फिर बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी यूज करा जाता है, जहां पर हमें कोई हार्ड पार्टिकल से रिमूव करना होता है, उसको निकालना होता है, वहां पर हम स्टील स्क्रबर को यूज करते हैं। तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो काफ़ी नॉर्मल हमारा जो प्रोडक्ट है वो है आपका अगरबत्ती मेकिंग। अब आप सोचेंगे कि अगरबत्ती मेकिंग तो पहले से ही बन रहा आ रहा है, लेकिन हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नया ला सकते हैं। वो हमेशा हर एक बिजनेस का एक नया पॉइंट रहता है, और जिसको हम कहते हैं कि एक कर्व होता है, इन्फ्लेक्शन कर्व होता है, जिसके जहाँ से आपका बिजनेस जो है वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, और वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है इनोवेशन की। तो अगर कोई एक सिंपल प्रोडक्ट भी है अगरबत्ती का, तो उसको आप किस तरीके से यूनिक आप उसमें लुक दे सकते हैं, कुछ एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो नया मार्केट चल रहा है, जो आप रिसाइकिल जो वेस्ट हो रहे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत से मंदिरों में हमारे फूल चढ़ाए जाते हैं जो ड्राई हो जाते हैं, उनको किस तरीके से आप उसको प्रोक्योर करके अच्छे से उसको वॉश करके साफ करके फिर उसको हम पूरा ड्राई करके एक पाउडर बना के हम उसको अगरबत्ती या धूप बत्ती उस शेप में फॉर्म कर रहे हैं, और उससे हम एक रिसाइकिल फूल से हम अपनी अगरबत्ती बना रहे हैं। तो ये बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी इसकी डिमांड है, और इसमें कोई आपको बहुत बड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इजीली इसमें इतने इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यही नहीं, आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, अगर हम एक्सपोर्ट के जो अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो एक्सपोर्टिंग में भी इसका बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर इसकी मार्केट की बात करें जो फ्यूचर में, या फिर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ में भी, जो अगरबत्ती हुआ या फिर इंसेंस स्टिक्स हुए, उसकी जो मार्केट है वो काफ़ी ग्रो करती है, और वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। और इंडिया में तो खासकर हम कहीं भी अगर बात करें, कोई भी ऑस्पिशियस अगर हमारे पास डे है या फिर फंक्शन है, वहाँ पर जो पूजा की सामग्री होती है, अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, उन सबकी यूज़ तो रहती है। तो डेफिनेटली इसका मार्केट हमेशा ब्राइट रहने वाला है। और इस तरीके से अगरबत्ती में काफ़ी रेंजेस भी आते हैं, कोई कितने अमाउंट के लिए बर्न हो रहा है, कोई कितना इंसेंस उसमें है, कितना फ्लेवर है, कितना उसमें अच्छी खुशबू आ रही है, उस तरीके से आप पूरा वेराइटी को चेंज कर सकते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसके जो मार्केट पोटेंशियल की हमने बात करी, जैसे इंडिया की मार्केट की हम बात कर रहे थे, तो इंडिया में जो इंसेंस स्टिक का मार्केट है वो तकरीबन हम देखा गया है कि जो CAGR है इसका 8.8% से ये ग्रो कर रहा है 2023 से 2028 तक। वही अगर हम इसको ग्लोबली अगर हम देखें, अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम देखें तो 2018 में जो इसकी मार्केट थी वो हमारे 128 मिलियन यूएस डॉलर पहुँच चुकी थी, और फोरकास्ट करा गया है कि 2025 तक जो इसकी मार्केट है वो 281 मिलियन तक पहुँच जाएगी। तो अगर आप कोई इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं अगरबत्ती या धूप बत्ती, और उसको आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अच्छे, क्योंकि इंडियन जो है वो एक कल्चर के लिए जाना जाता है, और आप अगर यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करके वहाँ पर एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा आपको, और एक अच्छे कस्टमर बेस भी मिलेंगे, और आपकी जो छोटी सी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या पता एक बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। तो डेफिनेटली ये बिजनेस भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नॉर्मल जो हमारा चौथा बिजनेस आइडिया है वो है हमारा पेन मैन्युफैक्चरिंग। अब पेन मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली एक बहुत ही, हम बात करें ट्रेडिशनल एक मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हम एक नॉर्मल पेन बनाते हैं। आजकल जो पेन यूज़ कर रहे हैं वो चाहे छोटा बच्चा हो स्कूल का, या फिर ऑफिस में जो हम कलीग्स होते हैं यूज़ कर रहे हैं, पेन की रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही रहने वाली है, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। तो हमेशा नॉलेज के लिए हमें कुछ लिखने के लिए, चाहे बेशक हम कितने डिजिटलाइज हो गए हैं, लेकिन अभी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो गए या कुछ भी हो गया पब्लिश करना होता है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ लिखना होता है, उसके लिए पेन जो है वो एसेंशियल आइटम है। और इसको अगर हम बात करें इसकी जो मार्केट किस तरीके से कर्व ला रही है, इसमें बहुत से आप सेक्शन देख सकते हैं। या तो आप बहुत एलाइट सेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ पर आप काफ़ी हैवी जो अमाउंट का जो पेन है, जो अच्छा इन्वेस्टमेंट का पेन है, उसको आप बना रहे हैं, या फिर आप एक स्मॉल स्केल पे जो यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ पेन होते हैं उसको बना रहे हैं। तो अगर आप स्मॉल स्केल पे बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस मार्केट को आप हिट कर सकते हैं जिसमें आप यूज एंड थ्रो वाला पेन बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो बैरल चाहिए होती है और उसके अंदर आप डायरेक्ट इंक डालते हैं, या फिर एक बैरल होता है उसके अंदर आप रिफिल को भी यूज़ कर लेते हैं। तो आप दो तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल पे जा रहे हैं तो बैरल जो होता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाते हैं, उसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं,
और इसके अलावा आप उसको चाहे तो इंक जो होती है रिफिल होती है उसके साथ डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो इंक होती है वो डायरेक्ट बैरल में डाल के और आगे निप लगा के आप उसको मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि पेन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमेशा, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बढ़ रहे हैं और किस तरीके से जो हमारी एजुकेशनल जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, उस वजह से स्टेशनरी आइटम्स हुए, पेन की ज़्यादातर अगर बात करें तो इनकी मार्केट भी हमेशा ग्रो होने ही वाली है और होती ही रहेगी। क्योंकि इसका जो मार्केट अगर हम देखें ग्लोबली, जो अगर रिटन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की जो मार्केट है वो तकरीबन 2018 में जो वैल्यूएशन थी वो 13.9 अप्रॉक्स 14 बिलियन डॉलर की थी। वहीं अगर हम देखें कि इसका जो वर्किंग प्रोफेशन है उसमें उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है इसके लिए, क्योंकि जो भी वर्किंग लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेन यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करने के अलावा वो काफ़ी हद तक उसको इस्तेमाल भी करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे वेरियस स्कूल्स हुए, ऑर्गेनाइजेशंस हुए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हुए, उन सब ने कहीं ना कहीं इस मार्केट को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके ग्रोथ लाई है। इसके अलावा जो इसके जो एक्सपेंडेशन है कि कितने रेट से ये बढ़ रहा है, तो उसका CAGR तकरीबन 8% रेट से ये ग्रो कर रहा है और आगे आने वाले समय भी ये हमेशा ग्रो करता रहेगा। इस तरीके से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, इसमें कोई आपको अगर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, अगर आप बैरल नहीं बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ इंक रिफिल करने के लिए आपको मशीन चाहिए होती है, जो कि काफ़ी बेंच टाइप की मशीन होती है। आप इजीली उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम मैन पावर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और लेटर ऑन आप इसको मशीनरी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने स्मॉल स्केल को एक बड़े स्केल पे भी ले जा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 4 बिजनेस आइडियाज़ जिन्हें आप 25 लाख के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे फ्यूचर में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप एक तरीके से एक करेज दे सकते हैं, एक बूस्ट कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि हर कोई इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज के इस टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा। वहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।